देखिए, बीमारी दो तरह से हो सकती है सिर्फ। वैसे तो बीमारी 8000 नाम है बीमारियों के जिससे इंसान बीमार पड़ता है, लेकिन दो तरह से जेल देख लें। ये डाली जो है आप देख रहे हैं, ये डाली है, इसके और छोटे डाली है, फिर इसके और छोटे डाली है, फिर इसके और छोटे, ऐसे करके ब्रांचेस बनते जाते हैं। तो देखा, ये हमारे ब्लड वेसल भी ऐसे ही होते हैं, बड़े ब्लड वेसल, राइट, और उसके छोटे, फिर और कैपिलरीज, उसके और छोटे, ऐसे बनते जाते हैं। अब कई बार क्या होता है कुछ लोगों के केस में, ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ये छोटे वाले, ये जितने होने चाहिए उससे ज़्यादा होने लगते हैं। जब ज़्यादा होगा तो उसके आसपास के जो सेल्स हैं उसको ज़्यादा खाना मिलेगा। जब ज़्यादा खाना मिलेगा तो वो सेल और जल्दी तेज़ी से मल्टीप्लाई होंगे, बड़े होने लगेंगे। उसे कहते हैं ट्यूमर, सिस्ट, कैंसर, ये सब बोलेंगे फिर उसको। ये तो एक प्रकार की बीमारी है। और दूसरी प्रकार की बीमारी इसका ठीक उल्टा, जितने ब्रांचेस होने चाहिए उससे कुछ कम है, उससे कुछ कम हो गए हैं, उससे कुछ कम हो गए, तो यानी कि वहाँ ब्लड सप्लाई कम है, फूड सप्लाई कम है, तो वो वहाँ के आसपास के सेल क्या होंगे, मरने लगेंगे। इसे बोलते हैं हार्ट डिजीज, इसे बोलते हैं किडनी फेलियर, इसे, राइट। तो बीमारियाँ दो ही तरह से हैं, या तो ज़्यादा फूड पहुँच रहा है सेल्स को, या कम फूड पहुँच रहा है, राइट। तो ज़्यादा वालों की पहले बात कर लेते हैं, जिन्हें कैंसर बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं, पॉलिप्स बोलते हैं, इवन स्टोन वगैरह। तो वो ज़्यादा वाले साइड को पहले बात करते हैं, फिर उसको कम वाले साइड को फिर बात करेंगे। ज़्यादा वाले साइड के लिए सिर्फ 4 नियम आप याद रखिए इसको समझने के लिए। द रैबिट टॉर्टोइज मॉडल फॉर कैंसर क्योर। कैंसर के 4 नियम अगर समझ जाएंगे तो ना केवल कैंसर का डर खत्म हो जाएगा, बल्कि आपको ये भी समझ आ जाएगा करना क्या है और क्या नहीं करना है। पहली बात तो हुआ ही क्यों, ये समझना जरूरी है, ताकि जिस कारण हुआ है वो कारण को हटाना पड़ेगा, नहीं तो होता ही रहेगा, है ना। अब मैंने बताया कि ये बड़ा हुआ ही क्यों, क्योंकि मैंने इसको खुराक दी है तो ही तो बड़ा हुआ ना। तो जो खुराक मैंने इसको दी है वो खुराक जब तक हटाऊंगा नहीं तब तक जो कारण है उसे हटाना पड़ेगा, जब तक नहीं हटाएंगे तब तक होता रहेगा। तो कैंसर, जैसे ही डॉक्टर बोलेगा आपको कैंसर हो गया, तो ऐसा लगता है, आपने गौर किया होगा, वो इंसान जो बिल्कुल ठीक था उसकी आधी जान उसी वक्त चली जाती है, उसी वक्त वो पेशेंट बन जाता है, द मोमेंट वो कैंसर वर्ड अपने किसी डायग्नोस्टिक में देख लेता है, राइट। जबकि कैंसर इतना सिंपल है, ये 4 रूल से आपको पता चल जाएगा। पहला रूल, ईच वन ऑफ अस हैज ए डिटेक्टेबल अमाउंट ऑफ इंडोलेंट कैंसर सेल। बोलने का मतलब हम में से हर एक के बॉडी में अच्छा खासा कैंसर सेल हर पल होता ही है, इसे बोलते हैं इंडोलेंट। अब सिंपल भाषा में बताएं तो इंडोलेंट मतलब ऐसे सेल्स जो कैंसर तो है लेकिन वो आपको मारेंगे नहीं, ना दर्द करेगा ना कुछ होगा, चुपचाप बैठे रहेंगे, कछुए की तरह। यार कछुए की तरह टॉर्टोइज कैंसर सेल बोल सकते हैं। मान लो यहाँ पे एक कछुआ होता तो, लेकिन तब भी हम क्लास कर पाते हैं, क्योंकि कछुआ का नेचर क्या है कि वो एक जगह पे टिक के बैठ जाता है और सालों साल बैठा रहता है, ना तो आवाज़ करेगा, ना जंप करेगा, ना शोर मचाएगा, ना डिस्टर्ब करेगा, राइट। तो वो कहने को तो एक जानवर यहाँ पे है, लेकिन वो हमारे डे टू डे लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहा है। ठीक इसी तरह से हम सबके बॉडी में, फॉर एग्जाम्पल 40 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं इंक्लूडिंग मी, हम सबके अगर थायराइड में कोई बायोप्सी कराए 100% लोगों का कैंसर मिलेगा, 100% लोगों का। अच्छा, जो बातें मैं बोल रहा हूँ उससे जुड़ी हुए जो एविडेंसेस हैं, वो प्रूफ आपको किताब के फॉर्म, किताब दे दी गई आपको कैंसर वाली, उसमें ऑलरेडी है, और ये वीडियो, ये लाइव है, ताकि अगर कोई कॉन्ट्रडिक्टरी आपको लगता है तो किसी एक्सपर्ट से भी आप कन्फ्रंट कर सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये सबूत के साथ है, लेकिन सबूत दिखाऊंगा साथ साथ तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए सबूत वाली किताब भी आपके हाथ में दे दी, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो कैंसर का बॉडी में होना कोई अनयूजुअल बात नहीं है, वो सभी का होता है। जितनी महिलाएं 40 साल से ऊपर है उनमें से 40% के ब्रेस्ट में उस टॉर्टोइज वाला कैंसर है। जितने मैन 40 से ऊपर है उनके प्रोस्टेट में 70% से अधिक लोगों का कैंसर सेल मिल जाएंगे, लेकिन वो कौन से वाले, कछुए वाले होंगे। वो बैठा है, डायग्नोस्टिक में आ जाएगा, लेकिन वो तंग नहीं करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल कछुआ है, कोई अगर यहाँ इंस्पेक्शन करने आएगा वो बोलेगा यहाँ एक जानवर भी है, लेकिन वो कुछ तंग नहीं कर रहा है, इंपॉर्टेंट ये है, राइट, छेड़ नहीं रहा आपको, तंग नहीं कर रहा। तो यह पहला नियम कि बॉडी के अंदर कैंसर सेल पाया जाने का मतलब कैंसर से मरने वाले हैं, ऐसा कोई रूल नहीं। अगर ऐसा रूल होता तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं रहता 40 साल के बाद, सभी के बॉडी में पाया जाता है। इसके सबूत आपकी किताब में है जो आपके पास है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हाँ, एक तरह का सेल होते कुछ लोगों के बॉडी में जिसे कहते हैं एग्रेसिव कैंसर सेल, जो ट्यूमर कर सकता है, आपको तकलीफ दे सकता है, पेन दे सकता है, जिसकी वजह से आपकी मौत हो सकती है। ये बहुत थोड़े लोगों के बॉडी में होता है। इसे आप बोल सकते हैं रैबिट टाइप, मैं इसे बोलता हूँ रैबिट टाइप
खरगोश की तरह। अगर मान लो यहाँ पे खरगोश होता तो क्या हमें ये क्लास करने देता? वो छलांग लगाता, जंप करता, गंदा कर देता, फैला देता सब कुछ, आवाजें करता, है ना। तो कुछ लोगों के बॉडी में ये जरूर होता है ना। तो उनको फिर ट्यूमर हो जाता है, उनको फिर पेन हो जाता है, उनका हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है, उनको कमजोरी आ जाती है, खून कम होने लगता है, धीरे 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 ये जो रैबिट है उसको खा जाता है, वो इंसान मर जाता है। तो ये वाला डेंजरस है, इससे मौत होती है कैंसर की, ये डेंजरस नहीं है। अब जब बायोप्सी होती है, आप में से कुछ लोगों ने बायोप्सी का नाम लिया, तो क्या बायोप्सी से ये पता चलता है कि आपके बॉडी में जो कैंसर पाया गया है वो इन दोनों में से कौन सा है? आंसर इज नो, राइट। बायोप्सी मेरी कराएंगे तो मेरे भी कैंसर निकलेगा, जिन सबका ही निकलेगा वो तो बायोप्सी क्यों नहीं कराना चाहिए? क्योंकि बायोप्सी से सिर्फ इतना पता चलता है कि बॉडी में कैंसर सेल है, वो तो पहले भी पता है। हमें तो ये पता करना है वो कैंसर सेल का बिहेवियर क्या है, खरगोश की तरह बिहेव करने वाला है कल, या वो कछुए की तरह जिंदगी भर रहने वाला है। वो बायोप्सी से नहीं पता चलता, बायोप्सी नहीं पता कर सकती, ऐसा कोई साइंस बना नहीं जो ये पता कर सकता फिलहाल तो। अब बायोप्सी के नुकसान देखिए, एक तो फायदा कुछ नहीं क्योंकि वो उसे पता ही नहीं चलता उस साइंस से। बायोप्सी का नुकसान क्या है कि बायोप्सी होता क्या है, आपका जहां पे ट्यूमर है, जहां पे सस्पिशन है कि ये कैंसर हो सकता है, तो वहां का एक छोटा सा टुकड़ा लेके उसका एक स्लाइड बना देते हैं, सेल बना देते हैं, जैसे स्लाइड आप देख रहे हैं यही है। और फिर ये डॉक्टर देखता है अपनी आंखों से, माइक्रोस्कोप से, और वो देख के बोलता है कि ये कैंसर है या नहीं है, देख के बोलता है, राइट। कोई खास टेक्नोलॉजी नहीं है, देख के जो उसको लगा वो बोल देता है, राइट। और जो उसको लगा वो बोल दिया, आपके लिए वही भगवान का बताया हुआ सच हो गया, आपने मान नहीं लिया उसको, उसके हिसाब से आपकी गाड़ी चल पड़ी इलाज का। लेकिन ये जो बोला डॉक्टर ने, ये कितना रिलायबल है, इसको देखने के लिए एक ट्रायल किया गया। वो ट्रायल में करीब 800 पैथोलॉजिस्ट को यही वाली स्लाइड जो आपके स्क्रीन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और आपस में उनका कांटेक्ट नहीं कोई, और पूछा कि बताओ ये कैंसर है कि नहीं है। 33% ने बोला ये नॉर्मल सेल है, डॉक्टर्स ने, राइट। 48% ने बोला ये एबनॉर्मल सेल है, 19% ने बोला ये कैंसर है। यानी कि आपका जो स्लाइड है उनमें से किस वाले डॉक्टर के पास गया उस पर निर्भर करता है कि आप पेशेंट हैं या नहीं है। समझ आ रही बात? ये ट्रायल मैंने डाला है बुक में। तो जो एक डॉक्टर बोल रहा है उसमें ही कंसिस्टेंसी नहीं है। पहली बात तो बायोप्सी अपने आप में रिलायबल नहीं है, और अगर एक बार को मान भी लें तो उसमें भी कंसिस्टेंसी नहीं है, राइट। तो ऊपर से बायोप्सी से 84% लोग बोलते हैं बहुत दर्द होता है, जो कि होता है। बायोप्सी से सीवियर ब्लीडिंग 0.16% लोगों का पाया गया, इन्फेक्शन 13% का पाया गया, 0.11% लोग मर जाते हैं बायोप्सी के दौरान, बायोप्सी की वजह से। समझिए कि डायग्नोसिस इतना डेंजरस कि उससे इंसान ही मर गया। इसीलिए बायोप्सी करने से पहले आपको लिखवा लिया जाता है कि अगर आप मर जाते हैं तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। इस बात से समझिए आप कि वो डेंजरस है, राइट। तो ये जो चार्ट है यहाँ पे है, ये भी उस बुक में ही है, बुक से ही लिया चार्ट, जो बुक आपके पास में है, राइट। और ये जो आंकड़े हैं वो कहाँ से लिए, वो भी उसमें है, बुक में है। तो ये मेरी इमेजिनेशन नहीं है, ये ट्रुथ है। तो बायोप्सी कभी भी कोई ना कराए, वो इसलिए ना कराए क्योंकि बायोप्सी रिलायबल नहीं है, एट द सेम टाइम डैमेजिंग है। अब जब वो इंसान मर जाएगा या वो जख्मी हो जाएगा, उसको सीवियर ब्लीडिंग हो जाएगी, उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, तो वो ट्रू पेशेंट बन गया, असली पेशेंट। अब डॉक्टर बोलेगा वो तो कैंसर था ना, उसकी वजह से बन गया, वो ये नहीं बताएगा बायोप्सी की वजह से बना, जबकि आंकड़े तो यही कहते हैं, राइट। अभी जो कल बच्चा मिला तो बोन मैरो कराया टेस्ट, बोन मैरो भी बायोप्सी है, और बोन मैरो इतना भयंकर दर्द होता है जब पूछते हैं, इतना दर्द कि जो असहनीय है, और तो बॉडी में ऐसे डैमेज कर देता है जिससे बायोप्सी से कैंसर पैदा होता है। ये सेंटेंस आप याद रखिए, बायोप्सी कॉजेस कैंसर, राइट। कैसे, वो मैं थोड़ी डिटेल में बताऊंगा, इसके सबूत वो बुक में डाला हुआ है। यूं ही मानिए, ये समझ लीजिए जो सेंटेंस मैं बोल रहा हूं उनके सबूत बुक में है, अभी जब टाइम मिले थोड़ा देख लीजिएगा, राइट। तो बायोप्सी कभी मत कराइए। अब आता है एक और टेस्ट जो पिछले 20 साल में फैशन में आया है, ये है, दो टेस्ट है, एक तो मेमोग्राम है, एक पेट स्कैन है। पहले मेमोग्राम की बात कर लेते हैं। मेमोग्राम बोलते हैं 40 साल से ऊपर जो महिलाएं हैं यूं ही टेस्ट करा के देख लो कहीं कोई कैंसर तो नहीं बॉडी में। अब करते क्या है ये,
मेमोग्राम में ये 20 केजी का 22 केजी का वेट है, 22 केजी का प्रेशर ब्रेस्ट के ऊपर डालते हैं, जैसे आप देख रहे हैं, दबाते हैं अच्छी तरह से। इतने जिन्होंने कराया उनको पता है, दर्द ऐसा होता है कि जैसे कि कुछ फट जाएगा एकदम, उतनी बार दबाते हैं, राइट। और बहाना ये कि हमें देखना है कैंसर है कि नहीं है। अब एक मैकेनिज्म समझ लीजिए आप अच्छी तरह से। आप एक 2 संतरे ले लीजिए, संतरे का मौसम भी है, एक संतरे को दबाइए अच्छी तरह से। जब दबाएंगे दोनों, कुछ देर दबा के छोड़ दीजिए, ये 20 मिनट तक दबाते हैं, 20 मिनट दबा के छोड़ दीजिए। 1 हफ्ते बाद देखिए और आपको पता चल जाएगा किस वाले को मैंने दबाया था, क्योंकि उसमें से बदबू आएगी, है कि नहीं, वो सड़ चुका होगा क्योंकि उसके अंदर के सेल टूट चुके होंगे, है ना। तो अब वो असली में वो फल मर रहा है क्योंकि आपने वो वाला काम कर दिया। क्या किया आपने? अंदर के सेल्स को इंजर कर दिया। यही कैंसर है, यही इसी को बोलते हैं कैंसर। कैंसर का फॉर्मूला क्या है वो आप समझिए, मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे कोई बम इस दीवार को उड़ा देता है, छेद कर देता है, तो आप क्या करेंगे? इस दीवार को भरने के लिए ईंट पत्थर मंगाएंगे, सीमेंट मंगवाएंगे, मजदूर मंगाएंगे और वो उसको हील करने लगेगा। लेकिन जब पूरा दीवार तैयार हो जाएगी तो बोलेंगे अब और ईंट मंगाने की जरूरत नहीं, मजदूर मंगाने की जरूरत नहीं, बंद करो, हीलिंग प्रोसेस ओवर। अब एक ऐसे सिनेरियो इमेजिन कीजिए कि बार बार बम हो रहा है, बार बार छेद होता जा रहा है, तो आप सोचेंगे ये दोबारा बम भी हो जाएगी, छेद हो जाएगा, तो आप डिसीजन लेंगे कि जो ईंट वाले को बोलेंगे भाई ईंट भेजते जाना, और जो लेबर है उसको भी बोलेंगे कभी छुट्टी नहीं देंगे, कि आप इस सोच से कि ये तो बाहर कभी भी बॉम्बिंग हो सकती है। लेकिन क्या होगा फिर? ईंट इतने इकट्ठे होते जाएंगे कि ये कमरा ही भर जाएगा। तो हीलिंग प्रोसेस नेवर स्टॉप्स, दैट इज कैंसर। हीलिंग जब हो गया हमारे बॉडी में, उसके बाद बॉडी बोलती है हीलिंग के लिए जो ईंट पत्थर से लेबर था कि अब आपके आने की जरूरत नहीं है। जब बॉडी ये इंस्ट्रक्शन ना दे पाए तो हीलिंग कंटिन्यू होती है, जबकि हीलिंग हो चुकी है। दिस इज कैंसर। उसी से ट्यूमर आता है। कैंसर कोई बीमारी नहीं है। हीलिंग प्रोसेस राइट टाइम पे ना रुकना, ये कैंसर है, अलग से कोई बीमारी नहीं है, राइट। तो लेकिन ये डिसीजन बॉडी कब देती है कि हीलिंग प्रोसेस स्टॉप नहीं करना? जब बॉडी को ये लगे कि ये तो बार बार इंजरी हो रही है। तो जो लोग, आप गौर कीजिए, डॉक्टर क्या बोलता है? हर 6 महीने में बायोप्सी कराओ, है ना। बार बार इंजरी करेंगे, हर 6 महीने में मेमोग्राम कराओ, और इंजरी करते करते वो कैंसर को पैदा कर देते हैं। तो मेमोग्राम कॉजेस कैंसर, इट कैनॉट डायग्नोज कैंसर, इट कॉजेस कैंसर, राइट। फिर बोलेंगे देखा, हमें पहले ही शक था। ये एक षड्यंत्र का पार्ट है। आप में से किसी को अगर किसी डॉक्टर ने बोला होगा या आपने ये मेमोग्राम कराया होगा, ये वीडियो का लिंक भी आप दिखाइए, वो किताब में मैंने सारे एविडेंस दिए वो दिखाइए, कन्फ्रंट दैट डॉक्टर, राइट। क्योंकि आपके लाइफ एंड डेथ का मामला है, चुप कैसे बैठेंगे, राइट। या तो इफ आइदर आई एम रॉन्ग और दे आर रॉन्ग, दोनों एक साथ तो करेक्ट हो नहीं सकते ना। तो उसमें डिसीजन तो आपको लेना है, आफ्टर ऑल इट इज योर लाइफ। तो मेमोग्राम भी मत कराइए, सोचिए मत। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, मुझे पता है, कि तो कैसे पता चलेगा? इस पे मैं आता हूं 2 मिनट बाद। अब आता है पेट स्कैन। पेट स्कैन करके कि कैंसर फैल तो नहीं रहा। इस पिछले 20 साल से ये आया है, उससे पहले नहीं था। फिर पेट स्कैन क्या होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। पेट स्कैन में एक थ्योरी आप समझ लीजिए कि हमारी बॉडी में अनगिनत सेल है, हर सेल को ग्लूकोज चाहिए तभी वो जिंदा रहता है ना। ग्लूकोज आपके खाने से आता है। तो पेट स्कैन की थ्योरी क्या है कि जो सेल ज्यादा ग्लूकोज खाएगा हम उसे कैंसर सेल मान लेंगे। ऐसा एक एजम्पशन पे बेस्ड है, इसमें प्रूवन नहीं है, लेकिन ये एज्यूम कर लिया कि जो सेल, फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे हैं, आपको ये पता करना है कौन सा बच्चा ज्यादा शैतान है, तो आपने एक थ्योरी बना दी, जो बच्चा ज्यादा खाना खाएगा वो शैतान है। अब होगा क्या? उनमें से कुछ तो ज्यादा खाना खाएंगे, आप बोलेंगे ये शैतान बच्चा, ये हो सकता है उसमें से कुछ बच्चे शैतान भी और ज्यादा भी खाना खाते हैं, वो भी हो सकता है। एट द सेम टाइम ऐसा भी हो सकता है कोई बच्चा खाना कम खाता हो फिर शैतान हो। तो वो एक सिर्फ रैंडम एक एजम्पशन है। पेट स्कैन के आधार ये लिया कि जो सेल ज्यादा ग्लूकोज खाएंगे वो कैंसर सेल, ऐसे मान लेंगे। अब कैसे पता चलेगा कौन सा सेल ज्यादा ग्लूकोज खा रहा है? तो बॉडी में ग्लूकोज डालते इंजेक्शन से, FDG। लेकिन ग्लूकोज बॉडी में जब जाएगा, कौन सा सेल ज्यादा ग्लूकोज खा रहा है ये कैसे समझ आएगा? तो ग्लूकोज के साथ रेडियो एक्टिव मटेरियल बाइंड कर देते हैं। अच्छा, रेडियो एक्टिव मटेरियल आपने क्लास 8 में पढ़ा है। रेडियो एक्टिव मटेरियल के आसपास भी आप जाएंगे तो आपको कैंसर हो सकता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल जिसने डिस्कवर किया वो, उनकी मौत भी कैंसर से ही हुई थी। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल डाल देते हैं उसके साथ, ग्लूकोज के साथ,
और उसको आपके बॉडी में रेडियोएक्टिव मटेरियल को घुसा देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। गेटिंग द पॉइंट? आसपास ने इंजेक्ट कर दिया। अब वो जब जो सेल्स ग्लूकोज खा रहे हैं वहां पे रेडियोएक्टिव मटेरियल इकट्ठा होता जा रहा है। जहां पे ज्यादा इकट्ठा होगा, जब वो बाहर से लाइट देंगे वहां ज्यादा चमकेगा। जहां ज्यादा चमकेगा बोलेंगे देखो यहाँ कैंसर फैल गया, यहाँ कैंसर फैल गया। 3 जगह चमकेगा तो 3rd स्टेज बोल देंगे, 2 जगह चमकेगा तो 2nd स्टेज बोल देंगे। तो ये इसकी थ्योरी है, इसको समझना है। अच्छा, अब अगर मैं अपना पेट स्कैन कराऊं 1 घंटे के लेक्चर के बाद, तो मेरे ज्यादा सेल्स कहाँ पे भूखे हैं? जो वाला बॉडी पार्ट मैंने अभी यूज किया, कौन सा? मुंह, लगातार बोल रहा हूं, तो ये वाले चमकेंगे। तो पेट स्कैन वाला बोलेगा कि आपके ओरल कैंसर हो गया है। मैं बोलूंगा मेरे तो मुंह सब कुछ ठीक है, मुझे तो कोई दर्द नहीं है। नहीं है तो हो जाएगा, बायोप्सी करा लो। अब बायोप्सी कराने के लिए जैसे वो निकालेगा तो मैंने इंजरी कर दिया। तो मेरा एक तो पहले से पेट स्कैन से ऑलरेडी रेडियोएक्टिव मटेरियल मेरे बॉडी में है। आपने पेट स्कैन किसी ने कराया होगा तो आपने साइन किया होगा, वहां पे लिखा है कि पेट स्कैन कराने के 1 हफ्ते तक आप किसी भी बच्चे या प्रेग्नेंट वुमेन के आसपास भी ना जाएं, आसपास भी ना जाएं, क्योंकि आपके बॉडी में जो रेडियोएक्टिव मटेरियल है उसकी वजह से उनको कैंसर हो सकता है। जो रेडियोएक्टिव मटेरियल आपके खुद के बॉडी में, उससे अगर किसी और को कैंसर हो सकता है तो आपको नहीं हो सकता क्या? राइट? तो वो बोलेगा हाँ हो सकता है। आप कैंसर को डायग्नोस कर रहे हैं या कैंसर को पैदा कर रहे हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड। राइट? एक एक्सपेरिमेंट करके कोई देख सकता है जो बड़ा हिम्मत वाला है, जांच करना चाहता है। आप साइकिल चलाते हुए जाइए और फिर पेट स्कैन कराइए, आपके प्रोस्टेट में कैंसर निकलेगा। क्योंकि जो पार्ट ज़्यादा सेल्स ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं किसी भी एक्टिविटी में, वो सेल्स ही ज़्यादा शुगर खाने को मांगेगा। तो जितनी बार आप कराएंगे उतनी बार अलग अलग पार्ट के बॉडी चमकेंगे जहां शुगर ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। जो ज़्यादा भूखे होंगे वो हर बार डिफरेंट होगा। डॉक्टर बोलेगा अब यहाँ भी फैल गया, अब उधर भी फैल गया, इधर भी फैल गया। तो इस चक्रव्यूह से कब बचेंगे? जब ये कराना बंद कर देंगे, क्योंकि ये कराते हुए आप अपने कैंसर के चांसेस को बढ़ा रहे हैं, घटा नहीं रहे। मैं तो क्लियर बोल रहा हूं कि आपका कोई भी अगर डॉक्टर है जो चाहे तो वो डिबेट पे आ जाए या इसका खंडन करे। तो मैं बोल रहा हूं कि ये सत्य है, इसके सारे एविडेंस मैंने आपको दिए हैं। तो पेट स्कैन कभी मत कराइए। बायोप्सी, पेट स्कैन, मेमोग्राम डू नॉट डायग्नोज द कैंसर, दे कॉज इज द कैंसर। राइट? अच्छा, तो फिर क्या सवाल है? तो कैसे पता चलेगा? सारा कुछ समझाने के बाद भी एक सवाल आता है कैसे पता चलेगा। तो मैं बोलता हूं कि कैसे पता करना आपको कैंसर है। एक काम कीजिए, मेरे पास ये कॉइन है, कॉइन है, आपके पास भी है। कॉइन लीजिए, उछालिए, दिमाग में रखिए कि हेड होगा तो कैंसर है, टेल होगा तो कैंसर नहीं है। राइट? आप बोलेंगे तो रिलायबल नहीं है, तो तुक्का है। ये भी तो तुक्का है। जब ये तुक्का को आप नहीं मान रहे तो इस तुक्के को क्यों मान रहे भाई? कम से कम कॉइन से कोई डैमेज तो नहीं हो रहा, पैसा तो नहीं खर्च हो रहे। इसमें तो पैसा भी खर्च हो रहा, डैमेज भी हो रहा आपको। जितनी बार दिमाग में ये आए कि कैसे पता चलेगा, उतनी बार आप कॉइन निकाल लीजिए। राइट? फिर दिमाग से पूछिए तो तुक्का है, फिर दिमाग को बताइए ये भी उतना ही तुक्का है। इन एडिशन टू दैट ये कैंसर पैदा भी कर देगा। कॉइन के उछालने से आपको कैंसर पैदा तो नहीं हो रहा, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। राइट? क्योंकि आपको कुछ पता नहीं चल रहा, तो आप रैंडमली कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आप अपने जान को खतरे में ले जाएं, तो ये तो कोई अच्छी बात तो है नहीं, है ना? तो इस बात को समझने की जरूरत है कि आपको, हमें ऐसा लगता है कि मेडिकल साइंस में हर सवाल का जवाब है। ऐसा है नहीं, क्योंकि जवाब नहीं है। अच्छा, आप कॉइन नहीं उछालने से किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाइए, वो जो बोलता मान लीजिए, पैसा ही लेगा, आपके अंदर रेडियोएक्टिव मटेरियल तो नहीं डाल रहा ना, उसकी बात मान लीजिए। राइट? तो आपको कैंसर है कि नहीं पता करने के हजारों तरीके हो सकते हैं। हम कैसे पता करते हैं वो हम बताते हैं। पहली बात कि बॉडी में कहीं कोई पेन है क्या जो अनएक्सप्लेन्ड है। राइट? दूसरी बात, क्या हीमोग्लोबिन स्टीपली डाउन हो रहा है क्या? स्टीपली 1-2 यूनिट ऊपर नीचे होता रहता है। क्या पिछले महीने 10 था 5 पे आ गया क्या? ये दूसरी बात। क्या इंसान अचानक ड्रास्टिकली कमजोर हो गया, वीक? ये तीसरी बात। ये तीनों चीजें अगर एक साथ है तो यानी कि कैंसर एक्टिविटी बॉडी में चल रही है। तो अगर आपको पता करना ही है तो ये तीनों फैक्टर्स को आप देखिए, दर्द है क्या, राइट, या ट्यूमरस ग्रोथ है क्या, राइट, और वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और हीमोग्लोबिन लगातार डाउन होगा, जरूर डाउन होगा, स्टीपली डाउन होगा, राइट, कमजोरी भी बड़ी तेजी से आएगी। ये तीनों फैक्टर एक साथ होगा तो कैंसर एक्टिविटी है।
तो क्या करना होगा, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले तो वही जो कल मैंने बताया था, उसके बाद कैसे पता चलेगा अब ठीक हो गया। ये तीनों फैक्टर में आप दोबारा चेक कर सकते हैं कि मेरी वीकनेस अब ठीक हो रही है क्या, मेरा दर्द कम हो रहा है क्या, हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है क्या, यानी कि ठीक हो रहा है। तो बड़ा ही सिंपल है अगर आप इसको सिंपल लें तो अगली बार अगर ये पता करना हो कि कैंसर एक्टिविटी बॉडी में है कि नहीं, ये तीनों, राइट, ये जो तीनों जो मैंने बताए फैक्टर्स, ये कितने एविडेंस बेस्ड है, इसके क्या सबूत हैं, वो भी मैंने बुक में डाला हुआ है, राइट। तो हमें अगर पता करना है कि बॉडी में कैंसरस एक्टिविटी है कि नहीं, कैंसर एक्टिविटी टेम्पररी एक्टिविटी होती है कि कोई एक जगह सेल्स कई तेज से बढ़ रहे हैं, राइट, वो कोई ऐसा नहीं कि वो बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि बॉडी फाइट बैक करता है साथ ही साथ। लेकिन उसी दौरान अगर आप बीच में ये एफडीजी घुसा देंगे, उसी दौरान आप बायोप्सी से और इंजर कर देंगे, आप मेमोग्राम वगैरह करा लेंगे, तो अब मामला बिगड़ता जाता है। आप गौर करेंगे जो लोग कैंसर के नाम पे सर्जरी वगैरह की है, याद कीजिए जब वो किया, जब डायग्नोसिस के नाम बहाने बायोप्सी किया, उसके बाद से हालत और बद से बदतर होती गई होगी। अगर ध्यान से याद करें तो आप पाएंगे उसके बाद से आप बिल्कुल बिस्तर पे आ गए होंगे। लेकिन आपको तब समझ नहीं आया, तब आपको लगा कुदरती मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन वो कुदरती नहीं है, इट इज बिकॉज आपने ये डायग्नोसिस करा। ये डायग्नोसिस नहीं है, ये ट्रैप ऐसे मान लीजिए, चूहे का ट्रैप है जिसके अंदर आप फंस गए। तो ये तो हुआ अबाउट, मैंने अभी बताया कि एक तरह का जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं और ज़्यादा फूड मिल रहा है, उसे कम कैसे करना है। कल के वो 3 मेडिसिन, एक्चुअली वो 3 बातें जो मैंने कल बताई वो इतने सिंपल हैं कि किसी को लगता ही नहीं, विश्वास ही नहीं होता कि इतने सिंपल से हम कैसे ठीक हो सकते हैं। तो आज शाम तक वेट कीजिए कि 2 दिन में कितना फर्क पड़ा, उससे थोड़ा आपको उस पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब ये जो तीसरा रूल है कि जब आपके बॉडी में कछुआ वाला कैंसर सेल तो सभी की बॉडी में, ये समझ गए आप, लेकिन जैसे ही आप रेडिएशन, कीमोथेरेपी, बायोप्सी या सर्जरी करते हैं, ये कछुआ खरगोश में अक्सर बदल जाता है। दिस इज द थर्ड रूल, इसके सारे एविडेंस बुक में है कि हम सबके बॉडी में कछुआ तो है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अगर हमने बायोप्सी कराया, रेडिएशन कराया, कीमोथेरेपी कराया, तो हम कछुए को असली रैबिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि हम कैंसर को पैदा कर रहे हैं। कीमोथेरेपी, रेडिएशन कॉजेस कैंसर, इसके हजारों सबूत हैं पूरी दुनिया में। अच्छा, एक सबूत आप खुद ढूंढिए आपको कन्विंस करने के लिए, सिर्फ इतना ढूंढिए कीमोथेरेपी का आविष्कारक कौन है। कीमोथेरेपी का आविष्कारक है हिटलर। हिटलर के जो कंसंट्रेशन कैंप हुआ करते थे, उस कंसंट्रेशन कैंप में मस्टर्ड गैस चैम्बर थे। मस्टर्ड गैस चैम्बर इसलिए था कि इंसान को जीते जी ना तो मार दो ना जिंदा रखो, बीच का कुछ, इम्यूनिटी को जीरो करने के लिए था कि जिंदा भी रखना है और मरा हुआ होना चाहिए वो एक्चुअली, राइट। तो जब वो मस्टर्ड गैस के चैम्बर्स और वो फैक्ट्रीज जब वर्ल्ड वॉर के बाद खत्म हो गए, तो वही वाले फैक्ट्री से वही वाले मस्टर्ड गैस और वही वाले साइंटिस्ट लोगों ने उसी को केमिकल थेरेपी बता दिया, दैट इज कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के इतिहास आप चेक कीजिए अपने सोर्स से, कहीं से भी, कि कीमोथेरेपी कहीं ना कहीं से तो आई है ना, राइट। कहाँ से आई है? तो हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप में जो होता था वही कीमोथेरेपी है। हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप में तो जबरदस्ती इंसान को ले जाते थे, यहाँ तो खुद ब खुद आप जा रहे हैं, मेरी कीमोथेरेपी कर दो, यानी कि मुझे हिटलर वाला कंसंट्रेशन कैंप वाला ट्रीटमेंट दे दो, मुझे खुद ब खुद जा रहे हैं आप, तो वही पैसा दे रहे हैं उसका। हालत बद से बदतर हो रही है, आप ये नहीं समझ रहे हैं कि कीमोथेरेपी की वजह से हो रही है, बाल झड़ रहे हैं, इंसान और कमजोर हो रहा है, उसे लग रहा है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, राइट। तो ठीक होने की निशानियां तो नहीं होती हैं। तो खैर यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कीमोथेरेपी है, बायोप्सी है, सर्जरी है, ये सारी चीज़ें कैंसर करती है, ना कि उसको ठीक करती है, डायग्नोस करती है। सबूत सारे किताब में है। किसी के पास विपरीत सबूत हो तो वो भी वो दे सकता है। कहीं ऐसा प्रूव होता है कि इससे कैंसर ठीक हो जाता है किसी का, वो भी सबूत दे सकते हैं। मतलब आप जिनसे बात करेंगे उनसे भी सबूत मांग सकते हैं। अच्छा, अब हमें करना क्या होगा आखिर में ये है, ताकि अगर हमारे बॉडी में खरगोश है और असली वाला कैंसर है तो उसे खरगोश को दोबारा कछुआ कैसे बनाना है, उसके लिए आपको रीसेटिंग द बॉडी क्लॉक को रीसेट करके, जो कि हमने कल काफी हद तक डिस्कस किया, आज भी अभी डिस्कस करेंगे। तो ये 4 नियम अगर आप दिमाग में फिट कर लें तो आपको कैंसर से डर नहीं लगेगा। कुछ अगर इस तरह के इंडिकेशन आए कैंसर वाले, जो मैंने 3 इंडिकेशन बताए, तो आप वो 3 नियम कल वाले शुरू कर दें तो वो अपने आप ही, मैंने देखा है, ठीक हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
राइट। हजारों पेशेंट में देखिए, उन सब पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल अगर आपको चाहिए, कोरोनाकाल.tv में 10,000 टेस्टिमोनियल, वीडियो टेस्टिमोनियल्स हैं पूरे उनके रिपोर्ट के साथ, वो देखिए। तो खैर ये एक पार्ट हो गया, रीसेटिंग द बॉडी क्लॉक पे हम आएंगे, लेकिन दूसरे पार्ट को पहले कर लेते हैं। ये जो बातें मैं बता रहा हूँ आपने समझ भी लिया, लेकिन जब आप दोबारा घर जाएंगे, जिनको ये सब कुछ नहीं पता, या सोसाइटी में जाएंगे, वो पेट स्कैन, बायोप्सी हजारों बार बोलेंगे आपको, करा लो करा लो करा लो। एक बात, एक झूठ को हजारों बार हजारों लोग अगर बोलते हैं तो हमारा दिमाग उसे सच इंटरप्रेट करता है, फिर ना चाह के भी, क्योंकि घर वालों ने मजबूर किया, हमें कराना पड़ा। लाइफ तो आप ही की है ना। उस वक्त आप अपने आप को स्ट्रांग फील करें, आप अपने आप को ये याद दिलाएं जो मैंने आपको सिखाया है। उसके लिए आप ये 2 हथियार हमेशा रखिए अपने पास। ये एक कछुआ है, जब क्लास से जाएंगे ना तो यहाँ से एक एक लेते जाइए, राइट। और ये एक खरगोश है, दोनों जेब में रखिए ये, राइट। जब भी कोई कन्फ्रंट करे, ये दोनों जैसे आपको याद दिखेगा तो आपको याद आ जाएगा ये सारा लेक्चर, तो फिर आपको अपने हिम्मत आ जाएगी। क्योंकि अगर बहुत सारे लोग एक झूठ को जब बोलते हैं तो हमारा दिमाग कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस हो ही जाता है, तब खुद से अपने आप को याद दिलाने की जरूरत है। ठीक करना आसान है, इंसान की बॉडी को, इंसान के दिमाग को ठीक करना बड़ा मुश्किल है। जब तक आप दिमाग को ठीक नहीं करेंगे, बॉडी को ठीक करेंगे। इसीलिए जो हमारा हॉस्पिटल का नाम ही है हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंस। इंस्टीट्यूट भी है, ये ट्रेनिंग भी है। आप देख रहे हैं, तभी आप यहाँ बैठे हैं। काफी सारा टाइम तो आप सीखने में लगा रहे हैं, क्योंकि इसके बिना आप फिर वही गलती करेंगे जिस गलती की वजह से आपकी हालत ये है। तो इस पे चलते हैं, इंटरेस्टिंग थोड़ा। अब दूसरे पहलू को चलते हैं। जब हमारे ब्लड वेसल्स कम होने लगते हैं, ब्लॉकेज होने लगते हैं और फूड सेल्स को कम मिलने लगता है, तब उसके लिए भी 4 नियम हैं। हार्ट डिजीज, किडनी फेलियर, ऐसे जो पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर, उनके लिए 4 नियम याद रखना है। पहला नियम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्लीपिंग फिश एंड अवेक फिश। इमेजिन कीजिए कि ये एक एक्वेरियम है और आप इस एक्वेरियम के करता रहता है कि हेल्थ का जो ठेका है, आपने इन मछलियों का हेल्थ का ठेका आपको मिला है, तो आपको डायग्नोस करना है कि हेल्थ मछलियों की ठीक है कि नहीं। मछलियों का एक फीचर होता है कि जब वो सोते हैं, सोना सभी के लिए ज़रूरी है, तो उनकी आंखें खुली होती हैं, उनकी पलकें नहीं होती मछलियों की, तो सोते वक्त भी आंखें खुली रहती हैं, उनकी पलकें तो है नहीं। तो आपने एक नियम निकाल दिया, कैसे पता चले कि मछली सो रही कि नहीं सो रही, आंखें तो बंद होती नहीं है। तो आपने एक डायग्नोस्टिक मेथड अपने आप ही निकाल दिया कि जब कोई मछली स्टिल रहेगी, हिल नहीं डुल नहीं रही, इसका मतलब वो सो रही है कि सो रही है, नाटक कर रही है। ये पता करने के लिए आपको क्या करना है, उस मछली को पकड़ना है और उठा के देखना है। जैसे ही बाहर निकाला और उठा के देखा, अगर अब भी नहीं हिल रही है, इसका मतलब सो रही होगी। अब होगा क्या, जब जब आप उठाएंगे वो मछली तो जगी जाएगी, सो भी रही होगी। तो डायग्नोस्टिक के बहाने आप मछली को, ये आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि भाई ये तो जगी हुई थी, अब तो इनको स्लीपिंग पिल दो, इनको नींद की गोली सुलाओ, राइट। तो डायग्नोस्टिक इटसेल्फ इज अ ट्रैप, और वो एक ऐसा ट्रैप जो आपके ऊपर लागू हो गया है। मैं उदाहरण दे रहा हूं समझाने के लिए। उदाहरण ये है कि इसे कहते हैं मेडिकल भाषा में नोसिबो इफेक्ट। किसी भी तरह, किसी भी इंसान को अगर आप ये विश्वास दिलाते हैं आप बेहद बीमार हैं, सिर्फ विश्वास दिला दें, तो वो इंसान एक्चुअली बेहद बीमार हो जाता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, सारे सबूत आपको, एक और किताब मिली है फिश टैंक मॉडल, उसमें दिया हुआ है। सिर्फ भरोसा दिलाना, आपको बिलीव कराना है कि आप बीमार हैं। जब ऐसा बिलीव हो जाता है तो एक चीज होती है बॉडी में, बहुत सारी चीज, उनमें से एक कि आपके हार्ट का एक वेंट्रिकल, एक चैम्बर बड़ा होने लगता है इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द 3। जब ये बड़ा हो जाएगा, बाकी संतुलन बिगड़ जाएगा, तो इंसान मर जाता है। वुडू डेथ बोलते हैं इसको, राइट। ये जो बड़ा हो जाना, इसे बोलते हैं टेकोटोसुबो। टेकोटोसुबो एक जापानीज टर्म है, मटके को कहते हैं। ऑक्टोपस को पकड़ने के लिए यूज करते हैं। ऑक्टोपस के 8 पैर होते हैं, अंदर तो चला जाता है, बाहर फिर अंदर जाके ऑक्टोपस अपने 8 पैर अपने आप ही खोल देता है, अब बाहर निकल ही नहीं पाता। तो खैर इस कहानी को छोड़ सकते हैं हम मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जब भी दिमाग में ये भर दें झूठ या सच कि आप बीमार हैं, तो ये फैक्टर अपने आप में आपको बीमार करने और मारने के लिए काफ़ी है। इसे कहते हैं नोसिबो इफेक्ट। लेकिन ये फैक्ट कैसे भरा जाए कि आप बहुत बीमार हैं, इसके कई सारे हथकंडे हैं। उनमें से नंबर 1 है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। कितने बढ़ने को बढ़ गया बोलेंगे, ये बात डिपेंड करता है कि आप कब पूछ रहे हैं, कब देख रहे हैं, कब डायग्नोस कर रहे हैं। 1978 से पहले जो लोग डायग्नोस करते थे तो 300 तक कोलेस्ट्रॉल को भी नॉर्मल मानते थे। 1978 से पहले अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल 300 है, अरे तो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल है।
लेकिन जैसे समय बीतता गया ये भी स्क्वीज होता गया। 1998 के बाद ये हो गया 240, राइट, और उसके बाद ये 200 तक पहुंच गया, और अब तो 40 साल की उम्र से ज़्यादा कोई है तो सभी कोलेस्ट्रॉल की दवा, ऐसे ही हो गया ना अब तो, राइट। तो यानी कि 40 साल के बाद सब कोई हेल्दी नहीं रह सकता, ये मान ही लिया गया। तो आप देखिए कि समय के साथ चालाकी से वो अपना गोल पोस्ट को छोटा कर रहे हैं। यूं मानिए कि आप फुटबॉल मैच चालाकी से जीतना चाहते हैं तो जितनी बार कोई देख नहीं रहा, आप क्या कर रहे हैं, अपने वाले गोल पोस्ट को छोटा करते जा रहे हैं। और एक टाइम ऐसा आ गया कि गोल पोस्ट इतना छोटा हो गया कि फुटबॉल के साइज से भी छोटा। तो दुनिया का बड़ा से बड़ा खिलाड़ी भी आपको जीत नहीं सकता, आपको हरा नहीं सकता, है ना। तो वही हालत यह है कि बीमार कौन नहीं है, जो डायग्नोस्टिक नहीं कराएगा वो बीमार नहीं है। जिसने डायग्नोस्टिक करा लिया वो बीमार हो ही जाएगा। ये हो रहा था थोड़े दिन पहले, राइट, एसिम्प्टोमेटिक कोविड पॉजिटिव, है ना, कहा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ भाई। ये एसिम्प्टोमेटिक मतलब कि कोई आपको लक्षण नहीं है लेकिन फिर भी बीमार मान लो आप, और मान भी लेते थे लोग। तो ये सिर्फ एक नहीं है, हर डायग्नोस्टिक की इतिहास अगर आप देखेंगे तो यही है। मान लो हम थायराइड की बात करते हैं, यहाँ पे करीब 10% आप में से थायराइड की गोलियों पे है। थायराइड में अगर 2003 से पहले था कि अगर 6 तक आपका TSH है तो नॉर्मल माना जाएगा, लेकिन अब क्या कर दिया, 2003 के बाद 6 को 3 कर दिया। हुआ क्या कि मान लो किसी का 5 था तो 2003 से पहले ये हेल्दी था माना जाता था, आज किसी का 5 होगा तो बोलेंगे दवाई ले लो। यानी कि दवाई या अनहेल्दी के दायरे में और लोग अपने आप ही आते चले गए, क्योंकि गोल पोस्ट को यहाँ छोटा कर दिया गया। सिर्फ थायराइड का, कोलेस्ट्रॉल का नहीं, हर बीमारी के डायग्नोस्टिक का इतिहास इसी तरह से चुपचाप कम करते गए, लेकिन हम उसने गहराई से देखते नहीं है कभी। ब्लड प्रेशर की बात कर लेते हैं। ब्लड प्रेशर कितना होना नॉर्मल है? अभी आप बात कर रहे थे ब्लड प्रेशर की कि मेरा ब्लड प्रेशर एबनॉर्मल है, इसकी डेफिनेशन क्या है? ये डेफिनेशन डिपेंड करता है आप किससे पूछ रहे हैं। WHO से पूछेंगे वो बोलेगा 120/80, कॉकरेन कोलैबोरेशन से पूछेंगे वो बोलेंगे 160/100, जॉइंट नेशनल कमेटी रिपोर्ट 8 बोलेंगे, उससे पूछेंगे तो बोलेंगे 150/90, राइट, या 140/90। तो ये अपने अपने लोगों ने आंकड़े बनाए हुए हैं। यहाँ पे समझना होगा कि आप जब भी अपना ब्लड प्रेशर की बात करें तो आपका रेफरेंस पॉइंट क्या होगा वो आप खुद। उदाहरण दे रहा हूँ कि ये सब आंकड़े कैसे आते हैं। मान लो मुझे आपके लिए एक चप्पल खरीदना है और आपका चप्पल का साइज पता नहीं है, तो मैं रास्ते से कोई भी 10 लोग पकड़ लूंगा, उन सबके चप्पल के साइज ले लूंगा, डिवाइडेड बाई 10 तो आ गया 8। तो मैं मान लिया कि आपका चप्पल साइज 8 ही होना चाहिए। और आप जब मुझे मिलेंगे, लीजिए मैंने आपके लिए चप्पल लाया हूँ, आप बोलेंगे ये तो भाई थोड़ा छोटा हो गया। मैंने कहा भाई आपका पैर का साइज एबनॉर्मल है, सर्जरी करा के पैर को छोटा कर दीजिए। समझ रहे हैं आप? तो ये तो आंकड़े हैं, इनके ऊपर भरोसा करने का मतलब कि आप की किस्मत थोड़ी भी ऊपर नीचे है तो आप एबनॉर्मल ही पाए जाएंगे। गांधी जी का ब्लड प्रेशर कितना रहता था? 200/100। क्या आपको लगता है वो अनहेल्दी थे, कोई काम नहीं कर पाते थे? दुनिया में अब देखिए एक देश है नॉर्वे। नॉर्वे दुनिया का ऐसा देश है जिसमें लोग सबसे लंबी आयु जीते हैं 80 साल, 80 ईयर्स नॉर्मल एज। और नॉर्वे के लोगों की एवरेज ब्लड प्रेशर रहती है 150/90। अब जरा सोचिए, यहां से एक डॉक्टर अगर नॉर्वे पहुंच जाए, वो क्या बोलेगा? अरे बाप रे, सबके हार्ट अटैक से मर जाएंगे, सभी का ब्लड प्रेशर 120/80 कर दो, है ना। तो ये अब हार्ट अटैक से मर जाएंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। लेकिन क्या ब्लड प्रेशर के बढ़ने से हार्ट अटैक आता है? क्या आपने कभी सच्चाई देखी है? इसका उल्टा है, ब्लड प्रेशर के घटने से हार्ट अटैक आता ना कि बढ़ने से आता है। अधिकतर लोगों का जब हार्ट अटैक आता है उस वक्त का ब्लड प्रेशर लो होता है, ना कि हाई होता है। ये आपकी आंखों के सामने सबूत है। और लो होता है वो भी मेडिसिन इंड्यूस्ड लो, तब हार्ट अटैक होता है, राइट। मेरी वाइफ का ब्लड प्रेशर हमेशा रहता है 100/60, तो उसका वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है पहले से ही। किसी दिन उसका अगर 120/80 आ जाए तो वो उसका हाई ब्लड प्रेशर है उस दिन। खुद से कंपेयर करना है, राइट। तो आपका जो ट्रेंड है उससे आपको कंपेयर करना है, ना कि जो भी कोई डॉक्टर बोल रहा है। अगर डॉक्टर की बात को मानेंगे फिर ये सारे लोग एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर वाले लोग हैं,
राइट। तो अगर आपको कोई डिस्कम्फर्ट है, अगर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे है, तो वो 3 मेडिसिन जो कल बात की थी वो कर लीजिए, तो आंकड़े जहाँ पे आने वो आ जाएंगे। कैसे पता चलेगा वो ठीक जगह पे है कि नहीं? आपका जो टायर्डनेस की फीलिंग है, आपका जो हेडेक की फीलिंग है, वो सब खत्म हो गया, तो मतलब ठीक है। फिर आपका बॉडी एक ऐसा ब्लड प्रेशर मेंटेन करना चाहता है ताकि आप अपनी 100% एफिशिएंसी से काम कर सके, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक जीब्रा है जंगल के बीच में, और अचानक जीब्रा को कहीं आवाज आती है कि कुछ शेर वेर कुछ आसपास है, शायद छुपा हुआ, तो अचानक क्या होगा, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, राइट। क्यों? हार्ट बीट बढ़ जाएगा ताकि वो उस सिचुएशन में अपना बचाव करे, फाइट या फ्लाइट, है ना। तो बॉडी ये डिसाइड करती है कि किस समय कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए जिससे आप उस वक्त के नीड को पूरा कर पाए, राइट। लेकिन उसको दवाई से इंटरफेयर करके मजबूरी में जबरदस्ती उसको नीचे ले जाएंगे, राइट। अब मान लो ज़ीब्रा का अगर ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो उसके कान और ज़्यादा शार्पली नहीं सुन पाएंगे, उसकी आंखें और ज़्यादा ठीक से नहीं देख पाएंगी, उसके बॉडी और अलर्ट नहीं होगा, स्विफ्ट नहीं हो पाएगा। तो ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए किस वक्त, वो डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट बॉडी की क्या है, सर्कमस्टेंस की रिक्वायरमेंट क्या है, उस पर निर्भर करता है। तो ब्लड प्रेशर कोई एक आंकड़ा नहीं कि हमें इसको अचीव करना है, राइट। जैसे स्कूल में ना मार्क्स की तरह कि भाई हमें 100 अचीव करना ही करना है, वो एक आंकड़े को मत लेके चलिए। तो दैट इज द ट्रूथ ऑफ ब्लड प्रेशर। अब एक इंपॉर्टेंट बात है जो क्रेटिनिन को लेके आप में से कुछ लोगों ने सवाल पूछा आज, तो उसको कि क्रेटिनिन को लेके कि मेरा क्रेटिनिन बढ़ गया, क्रेटिनिन बढ़ गया, ये एक सवाल आपके दिमाग में हमेशा रहता है कि दिमाग में बिठा दिया कि क्रेटिनिन बढ़ गया तो आप मरने वाले हैं, आपकी किडनी तो फेल हो गई, यही दिमाग में बिठाया हुआ है, बिना ये समझे कि क्रेटिनिन होता क्या है। क्रेटिनिन के बढ़ने से क्या किडनी फेल हो जाएगा या फेल हो गया तो ही बढ़ गया, ऐसा कोई सच है क्या? इसको समझने के लिए आप देखिए, क्रेटिनिन के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा स्टडी आपकी आंखों के सामने है 5388 पेशेंट्स पे, जो किडनी पेशेंट्स थे। इसमें देखा गया जिनकी क्रेटिनिन ज्यादा थी उनमें मौतें कम हुई इन कंपैरिजन को जिनकी क्रेटिनिन कम थी। जिनकी क्रेटिनिन ज्यादा थी उनमें मौतें कम, राइट। ये रहा। जो लोग तो बोलते हैं क्रेटिनिन बढ़ने से आपकी मौत जल्दी हो जाएगी, तो वो कोई कुछ रेफरेंस दिखा सकते हैं? ये तो रेफरेंस आपके सामने मैंने दिखा दिया। क्रेटिनिन उतना सीधा साधा नहीं है कि क्रेटिनिन बढ़ गया मतलब किडनी खराब हो गई, ये थ्योरी है। असलियत क्या है, क्रेटिनिन क्या है, इसको समझिए। क्रेटिनिन कब बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? जब भी कभी आपके बॉडी में इंफेक्शन आएगा क्रेटिनिन बढ़ जाएगा, सभी का। जब भी कभी आपको फीवर आएगा उस वक्त क्रेटिनिन चेक करेंगे तो बढ़ जाएगा। तो क्या आपकी किडनी खराब हो गई, ऐसा मान लें, राइट। तो ये है पहला कि जब भी कभी इन्फेक्शन होता है तो ब्लड में इन्फेक्शन फैलने से रोकने के लिए बॉडी क्रेटिनिन को बढ़ा देती है। लेकिन उसी वक्त अगर आप KFT रिपोर्ट कराएंगे तो डॉक्टर बोलेगा कि ये तो किडनी फेलियर केस, आपको किडनी फेलियर डायग्नोस कर देगा। जो लोग स्टीरॉयड लेते हैं उनकी क्रेटिनिन बढ़ा देता है, तो स्टीरॉयड लेना बंद कर दो आप। स्टीरॉयड आपके किडनी को डैमेज कर रहा है या बॉडी स्टीरॉयड के बैड इफेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रेटिनिन को बढ़ा रही है, तो जिम्मेदार स्टीरॉयड्स है। नंबर 3, एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। जो लोग नॉनवेज खाते हैं या खा सकते हैं, मैं खाने नहीं बोल रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट करने बोल रहा हूँ एक दिन के लिए। जो लोग खाते हैं ऑलरेडी, आप अपना KFT रिपोर्ट कराइए या क्रेटिनिन आप चेक कर लीजिए, और उसके बाद खूब सारा मीट खा लीजिए, रेड मीट। खाने के 2 घंटे और फिर क्रेटिनिन चेक कर लीजिए, आपका क्रेटिनिन बढ़ा हुआ मिलेगा। तो क्या 2 घंटे में किडनी फेल हो गई आपकी? जब आप नॉनवेज खाते हैं तो क्रेटिनिन खा रहे हैं तो क्रेटिनिन ब्लड में दिख रहा है, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो ये है कारण कि क्रेटिनिन क्यों बढ़ा रहता है, ये तीसरा कारण है। चौथे कारण पे आते हैं, जिनकी बॉडी ज्यादा मस्कुलर होती है, जिनके बॉडी में ज्यादा मसल होते हैं, उनकी क्रेटिनिन बड़ी होती है। तो वो किडनी फेलियर की निशानी नहीं है, वो ये निशानी है कि बॉडी मस्कुलर है, अच्छी बात है ये तो, राइट। 5वां कारण, कुछ लोगों में जब किडनी फेल हो जाती है तो किडनी क्रेटिनिन को पेशाब के रास्ते बाहर भेज नहीं पाती, उनका भी क्रेटिनिन बढ़ा होता है। 5 में से एक कारण है किडनी का फेलियर, बाकी 4 कारण कुछ और हैं। तो कैसे पता करें कि आपके क्रेटिनिन बढ़ने का कारण किडनी फेलियर है या बाकी और कुछ है? वो हम कैसे पता करते हैं, इस बात को समझ लीजिए। जो लोग किडनी पेशेंट हैं या जिनको लगता है कि वो किडनी पेशेंट है, या बताए गए। पहला,
जब मैं पेशेंट कैसे देखता हूँ कि उनके पैरों को देखिए, पैरों में सूजन है क्या, कितना सूजन, इतना सूजन कि दूर से देखने से समझ आ रही हो, माइक्रोस्कोप करके देख के नहीं, क्लियर कट अच्छा सूजन है, नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट। नंबर 2 यूरिन आउटपुट, पेशाब कितना निकलता है 24 घंटे में, क्या आधे लीटर से कम है क्या, या 400 ml से कम है क्या, अगर है तो यानी कि किडनी ठीक से फंक्शन नहीं कर रही, राइट। सो नंबर 3 एक्सट्रीम वीकनेस, बहुत कमजोरी, राइट, कमजोरी अगर है और साथ में ये पहले वाले कंडीशंस भी हैं तो ये भी किडनी फेलियर की निशानी है। चौथा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो पा रहा, दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा, राइट, लेकिन साथ में यूरिन आउटपुट भी कम है, साथ में बॉडी में सूजन भी है, यानी कि ये किडनी फेलियर के कारण ही है, क्रिएटिनिन बढ़ा है, राइट। सो और आखिरी है वॉमिटिंग एंड इचिंग, उल्टी आ रही है अनएक्सप्लेन तरीके से और खुजलियाँ होती है बॉडी में अनएक्सप्लेन तरीके से, मतलब जिसकी कोई वजह समझ नहीं आ रही। तो ये जो मैंने 5 कारण बताए, इनमें से कोई 3 कारण अगर एक साथ हो जाए तो समझ लीजिए इशारा किडनी की तरफ है। तो ये है, तो अब अगर ठीक करना किडनी तो ये 3 कारण को या 5 कारण को आप धीरे धीरे ठीक कर लेंगे। अगर ये कारण धीरे धीरे खत्म हो जाता है, सूजन खत्म हो गई, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया, यूरिन आउटपुट ठीक आने लगा, यानी कि आप ठीक हो गए। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप ठीक नहीं है? इन्हीं कारणों से पता चलेगा। और कैसे पता चलेगा आप ठीक हो गए? यही कारण जब गायब हो जाएंगे तो पता चल गया। तो इसको सिंपल अगर आप रखेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप किसी ट्रैप में नहीं फंसेंगे। अगर आप ये पैरामीटर रखेंगे कि केएफटी रिपोर्ट ठीक आनी चाहिए, क्रेटिनिन ठीक आना चाहिए, ईजीएफआर ठीक आना चाहिए, पोटेशियम ठीक आना चाहिए, तो ही मैं मानूंगा मैं ठीक हो गया, तो वो दिन कभी नहीं आने वाला। आप सिर्फ सिम्टम को देखिए। नो सिम्टम मीन्स नो डिजीज, सिम्टम आर देयर, देयर इज अ डिजीज। हाँ, तो बैठिए, तभी ये समझा रहे हैं, तभी हम ये समझा रहे हैं, तभी इस पे इतना टाइम लगा रहे हैं, है ना, कि क्योंकि ऐसा ही होता है। आपका तो 10 है, किसी का क्या है कि 2 भी होता है तो भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये बताया हुआ है कि ये भूत है। जिस प्रकार बचपन में कुछ लोग बच्चों को डराने के लिए, ताकि वो बच्चे हमारी बात माने, बाहर मत जाना, बाहर भूत है, ऐसे बोलते थे ना, उधर मत जाना, उधर भूत है, भूत खा जाएगा, राक्षस आ जाएगा, ऐसा बोलते थे। तो बच्चे के दिमाग में बैठ गया कि राक्षस है, जबकि वो है नहीं। ठीक उसी तरह से क्रेटिनिन को देख के, सिर्फ क्रेटिनिन को देख के हम डायग्नोस्टिक नहीं कर सकते, सिम्टम को देख के डायग्नोस्टिक करना होता है हमेशा, राइट। इस बात को समझाने के लिए मैं थोड़े से और एग्जांपल देता हूँ। स्क्रीन ट्रायल है, जैसे पोटेशियम को देखते हैं ना कि पोटेशियम बढ़ गया किडनी पेशेंट्स में। जो असली किडनी पेशेंट होते हैं उनका पोटेशियम का जो पैरामीटर होता है वो एक नॉर्मल इंसान से अलग होता है हमेशा, क्योंकि असली किडनी पेशेंट कौन से हैं? जिनके पैरों में सूजन है, जिनका यूरिन आउटपुट कम है, वो असली हुए ना। अब उनमें जो उनकी बायोकेमिस्ट्री है बॉडी की, वो एक नॉर्मल इंसान के बायोकेमिस्ट्री से अलग है। तो जो हेल्दी इंसान का जो पैरामीटर है वो उसका पैरामीटर नहीं हो सकता। हेल्दी इंसान में 6 पोटेशियम को हाई मानेंगे, लेकिन एक किडनी पेशेंट, जो मेरे डेफिनेशन के हिसाब से किडनी पेशेंट, उनका 6 नॉर्मल है। अब इस बात को मैं इसलिए समझाना चाहता हूं कि अक्सर आप बोलते हैं कि डॉक्टर ने बोला पोटेशियम, हाई पोटेशियम फूड नहीं खाना है ना, केले मत खाओ, नारियल पानी मत पियो, पालक मत खाओ, टमाटर मत खाओ, जो चीज़ें आपको ठीक कर सकती हैं वो कुछ मत खाओ, और आप ठीक भी नहीं हो रहे हैं। जबकि यहाँ आपने उसका उल्टा देखा, हमारे किडनी पेशेंट केले भी खाते हैं, नारियल पानी भी पीते हैं, पालक भी खाते हैं, टमाटर भी खाते हैं, और उनकी डायलिसिस भी छूटती है, उनके सिम्टम भी चले जाते हैं। और ये सिर्फ हमारे पेशेंट नहीं, दुनिया भर में इस तरह से पेशेंट्स आप देखेंगे। उसके ऊपर एक ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्रायल है। इस ट्रायल में क्या किया गया, जो किडनी के पेशेंट थे, 2 पार्ट में दो बैच बना दिया। एक बैच को हाई पोटेशियम डाइट दिया गया, नारियल पानी, पालक, टमाटर, जो चीज़ें मना करते हैं नॉर्मली डॉक्टर, और दूसरे को लो पोटेशियम डाइट दिया गया, जैसे ब्रेड, बिस्किट वगैरह। ये देखा गया जिनको हाई पोटेशियम डाइट दिया गया उनकी किडनी ठीक होने लगी, उनकी किडनी ठीक हो गई। ये रहा रिपोर्ट। तो जो चीज आपको ठीक कर सकती है वही चीज आपसे डॉक्टर ने छीन ली, फिर आप सोचते हैं हम ठीक क्यों नहीं रहे भाई, राइट। अगर तो कोई डॉक्टर बोलता है कि हाई पोटेशियम डाइट नहीं लेना है, तो वो सबूत भी तो दिखाए, जैसे मैं सबूत दिखा रहा हूं, राइट। वो सबूत कहाँ है? और उनकी बात मान के आप ठीक भी तो नहीं हो रहे। जो मैं बोल रहा हूं वो बात मान के आप ठीक हो जाएं तो यानी कि ये सब सत्य है ना। एट द एंड ऑफ द डे इंपॉर्टेंट क्या है? क्या आपको फायदा हुआ?
वो इंपॉर्टेंट है। क्या आपकी दवाई छूटी, क्या आपके सिम्टम ठीक हो गए? अगर तो हो गए तो ये सारी थ्योरी ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं कि डायग्नोस्टिक्स पे विश्वास मत कीजिए, आपके बॉडी के अंदर भी डायग्नोस्टिक्स छुपा हुआ है जो आपको इंडिकेट करती है, उस पर विश्वास कीजिए। ये जो डायग्नोस्टिक का मैंने इतिहास आपको बता दिया, ये इतिहास सिर्फ यहीं तक नहीं है, आगे भी है, लेकिन क्या कि टाइम थोड़ा कम है तो मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया कि जब इस पर रिलाई करेंगे तो वो एक ट्रैप है, उसमें फंस जाएंगे। सबूत भी आपके पास किताब के फॉर्म में ऑलरेडी है, जो आप कहीं से वेरीफाई भी करा सकते हैं, ये वीडियो दिखा सकते हैं, राइट। तो लेकिन फिर भी कुछ कुछ आंकड़ों पे आप थोड़ा बहुत रिलाई कर सकते हैं। वो उनमें से एक आंकड़ा है 250 का। ये आंकड़ा खास तौर पे वो लोग जो दवाइयों पे हैं, उनकी दवाई छुड़ानी है तो कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट लेना होता है, तो ये रेफरेंस पॉइंट याद रखिए 250। खाना खाने के 2 घंटे बाद बिना किसी दवाई के अगर 250 से नीचे नीचे आपका ब्लड शुगर है तो एक एक्सेप्टेबल रेंज में है। इसके पीछे के सबूत अगर आपको चाहिए तो ये गाइडलाइन आई थी 2018 में, और ये गाइडलाइन आप इस किताब से मिल सकता है। ये गाइडलाइन जो है अमेरिकन कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल्स ने निकाली, दुनिया की सबसे बड़ी बॉडी। लेकिन ये गाइडलाइन भारत में जिस दिन आई, भारत में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे डॉक्टरों को बता दिया कि ये गाइडलाइन पेशेंट तक मत पहुंचा देना भाई। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्लिप आज भी इंटरनेट में आपको मिल जाएंगे, बड़े बड़े अखबारों के, आज भी, राइट। क्योंकि अगर 250 नॉर्मल पेशेंट को पता चल जाएगा तो उसका तो वैसे भी नॉर्मल था बिना दवाई के, इससे नीचे ही था ज़्यादातर लोगों का। ब्लड प्रेशर की बात करें, हालांकि ब्लड प्रेशर में मैंने आपको समझा दिया किसी का कितना ब्लड प्रेशर हो सकता है, उसका रेंज बहुत ज़्यादा होता है। 100/80 भी नॉर्मल होता है, 200/100 भी किसी का हो सकता है, जैसे महात्मा गांधी का था। लेकिन फिर भी जो लोग दवाइयों पे हैं, हम जब एक बेंचमार्क रखते हैं तो हम 250 का आंकड़ा रखते हैं। 250 मतलब सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ऊपर नीचे को प्लस करके 150/90 दोनों को प्लस करें कितना आएगा? 240, यानी कि 250 से नीचे नीचे। इंडिकेटिव है सिर्फ उन लोगों के लिए जो दवाई ले रहे हैं, दवाई छुड़ाने के लिए हम ये करते हैं। कोलेस्ट्रॉल भी अगर देखें तो टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर आपका 250 से कम है, सब कुछ ठीक है। और अगर 250 से ज्यादा है तो भी दवाई लेके नहीं कम करना है। डोंट ईट कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल खाना कम कर दो। अच्छा, कैसे पता चलेगा किस खाने में कोलेस्ट्रॉल है? सिर्फ एक ही नियम है, जो भी खाना जानवरों से आता है उसी में कोलेस्ट्रॉल होता है। प्लांट को भगवान ने शक्ति नहीं दी कोलेस्ट्रॉल पैदा करने की। आप जानवर है कि प्लांट है? जानवर है, हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल बनाती है। अच्छा, दूध कहां से आता है? प्लांट से आता है, एनिमल से आता है? हाँ, तो दूध में कोलेस्ट्रॉल है। अच्छा, काजू कहां से आता है? तो कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है, राइट। तो कैसे पता चलेगा किस फूड में कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं है? वेरी सिंपल, राइट। कोलेस्ट्रॉल खाओ मत, बॉडी उतना कोलेस्ट्रॉल बनाती जितना बॉडी का आवश्यक है, लेकिन जब आप जो खाते हैं वो बन गया एक्सेस, तो खाना ही नहीं है कोलेस्ट्रॉल। डीआईपी डाइट पे आप ऑलरेडी हैं, तो डीआईपी डाइट में तो 0 कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं आप, राइट। तो अब अगर दवाई आप लेंगे तो बॉडी जितना बना रही है उसको भी आप कम करना चाह रहे हैं। याद रखिए, बॉडी की कोई भी ऐसी केमिकल फंक्शन नहीं है जो कोलेस्ट्रॉल के बिना हो जाए। बाल बढ़ते हैं, नाखून बढ़ता है, खून नया आता है, सारे हार्मोन बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल तो जरूरत है हर जगह। तो बेमतलब का कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेंगे तो नुकसान करेगा। कोलेस्ट्रॉल को घटाना है तो कोलेस्ट्रॉल खाना मत खाओ, राइट। डीआईपी डाइट पे जब आप हैं तो ऑलरेडी यू आर नॉट टेकिंग कोलेस्ट्रॉल। तो ये कुछ सिंपल बातें हैं जो हमें समझना पड़ेगा। तो मैंने ये पहला नियम समझाया स्लीपिंग फिश अवेक फिश का एग्जाम्पल देते हुए कि डायग्नोस्टिक के बहाने आपको बीमारी की तरफ धकेला जा रहा है, उसके ये सारे सबूत हैं, राइट। अब अगला नियम, चारित नियम है गार्बेज रीलोकेशन। अब मान लीजिए ये फिश बीमार है क्योंकि पानी बड़ा गंदा है, तो दुनिया का कौन सा डॉक्टर जो इसको ठीक कर सकता है फिश को? आप क्या बोलेंगे, कैसे ठीक करना होगा? ये पानी के सारे पोल्यूशन को हटा दो, क्लीन कर दो पानी को। तो आपने पूरी सफाई की पानी की तो फिश अपने आप कुछ दिन में ठीक हो जाएंगे ना। लेकिन आपने एक गलती की कि जो कूड़ा निकला वो एक्वेरियम के किसी कोने में रख दिया। अब क्या होगा? कुछ दिन बाद दोबारा कूड़ा फैल जाएगा, दोबारा फिश बीमार पड़ जाएंगे। तो गार्बेज आपने रीलोकेट कर दिया एक जगह, ना कि इसके बाहर फेंका, यही है ना, राइट। तो गार्बेज बॉडी के अंदर जब आप दवाई लेते हैं तो रीलोकेट होता रहता है। जब आप ब्लड शुगर की दवाई लेते हैं, ब्लड शुगर कम होता है, लेकिन ब्लड में जो शुगर था वो कहाँ गया? ब्लड में तो शुगर था ही ना। दवाई ली
तो ब्लड से शुगर कम हो गया, ग्लूकोमीटर दिख गया, लेकिन कम होके गया कहाँ? कभी सोचा आपने? बॉडी से बाहर, मुंह से बाहर निकल गया क्या? बॉडी के अंदर ही तो है ना। तो ये जो दवाइयां हैं इनकी मैकेनिज्म ये है कि ब्लड से शुगर को निकाल के हड्डियों के बीच में गैप है यहाँ डाल दो, आंखों के पीछे डाल दो, हार्ट के अंदर डाल दो, किडनी के अंदर छुपा दो, ये इनका बेसिक मैकेनिज्म है। तो वहां, या ब्रेन में, तो ब्रेन में छुपा देंगे तो वो पार्किंसन बन जाता है, अल्जाइमर बन जाता है, डिमेंशिया बन जाता है। इसीलिए पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया को नया नाम दिया है डायबिटीज टाइप 3, क्योंकि ये शुगर का ही बीमारी है। आप गौर करेंगे डायबिटीज की दवाई लेने के कुछ समय बाद आपकी हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है कुछ लोगों को, क्योंकि शुगर यहां डिपॉजिट हो गया ब्लड की जगह। ब्लड का शुगर कम हुआ, बॉडी का शुगर कम नहीं हुआ, है ना। तो गार्बेज रीलोकेशन, इस जो मैंने अभी बताया इसकी सच्चाई अगर आपको जानना है तो ये सारे ट्रायल, एकॉर्ड ट्रायल, एडवांस ट्रायल, यूकेपीडीएस, वीएडीटी ट्रायल, दुनिया के सबसे बड़े ट्रायल से ये सिद्ध हो गया है कि दवाइयाँ डायबिटीज की जितने भी हैं वो गार्बेज रीलोकेशन का काम करती है, गार्बेज को बाहर नहीं निकालती। इसलिए आप जब ब्लड शुगर की दवाई लेते हैं ये एहसास होता है कि आपका ब्लड शुगर ठीक हो रहा है, बॉडी शुगर ठीक नहीं हो रहा भाई। तो कुछ समय बाद हार्ट डिजीज के पेशेंट बन जाते हैं, उसके कुछ समय बाद किडनी फेलियर के पेशेंट बन जाते हैं। जर्नी शुरू होती है शुगर को कंट्रोल करने से, खत्म होती है किडनी फेलियर पे। फिर बोलते हैं कि वो तो डायबिटीज की वजह से, डायबिटीज की वजह से नहीं था, डायबिटीज तो नॉर्मल है आपका क्योंकि आप दवाई लेते हैं, अब उसके दवाई के साइड इफेक्ट की वजह से है, बिकॉज वो गार्बेज रीलोकेशन है। तो ये मैं एक दवाई की मैकेनिज्म बता रहा हूं, लेकिन समय कम है, हर दवाई की मैकेनिज्म के अंदर जाएंगे तो कुछ ना कुछ यही मिलेगा, गार्बेज रीलोकेशन पॉलिसी। आपके आने से पहले यहाँ अच्छी सफाई हुई, लेकिन उसने क्या किया, चालाकी सफाई करने वाले ने कौन बाहर फेंके उठा के कुर्सियों के नीचे डाल दिया सारे गंद। आप एक नजर में देखेंगे लगेगा यार कितना साफ है, लेकिन जब यहाँ बैठेंगे कुछ देर बाद एहसास होगा कि बदबू आ रही है, गंदा लग रहा है, होगा ना, तो तब लगेगा। एक पल में लगेगा सब कुछ ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आपको अनकंफर्टेबल लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गार्बेज को उठा के रीलोकेट कर दिया आप ही की कुर्सी के नीचे, ठीक। ब्लड से शुगर को उठा के रीलोकेट कर दिया हड्डियों के नीचे बीच में, राइट। तो ये सारी चीजें किताब में दिए हुए, मैंने एक किताब मैंने लिखी है डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2 क्योर इन 72 आवर्स। उसमें ये सारे रेफरेंसेस बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया विद ऑल द एग्जांपल्स एंड एविडेंसेस, राइट। लेकिन आप ये जो ट्रायल पढ़ेंगे तो इसमें मिल जाएगा, ये बहुत दुनिया के सबसे बड़े ट्रायल हैं ये, राइट। बहुत सालों साल हुए, 10 साल तक ट्रायल चला, 20 साल तक ट्रायल चला, तब नतीजे पे पहुंचे ये, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिनको डिटेल में जाना वो ये देख सकते हैं। तो डायबिटीज की दवाई हो या पैरासीटामोल हो, जो कि कोई भी ले लेता है, याद रखिए पैरासीटामोल कभी भी किसी को किसी भी कारण से लेना नहीं चाहिए। पैरासीटामोल से कैंसर होता है, किडनी फेलियर होती है, बहुत सारे लिवर फेलियर होता है। छोटे बच्चे पैरासीटामोल लेते हैं, उनको डायबिटीज टाइप 1 हो जाता है, फिर उनके पेरेंट्स सोचते हैं कि ये मुझे बच्चे को कैसे हो गया, हमारे तो किसी को नहीं था, राइट। तो लेकिन ये समझ नहीं पाते हैं कि ये इतना डैमेजिंग है, लेंगे तभी ना जब फीवर होगा, लेकिन फीवर में ये डैमेज करता है। अगर आपको यकीन ना हो, जब से मेडिकल ट्रायल शुरू हुए 1973 से पहले मेडिकल ट्रायल नहीं हुआ करते थे, लेकिन जब से क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुए तब से लेके 1975 ऑनवर्ड्स 2019 तक के सारे ट्रायल के मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। ये आपके स्क्रीन पे हैं, ये बुक में है, इसको देखिए, पढ़िए, आपको पता चलेगा कि पैरासीटामोल जो बहुत सिंपल, सबसे दुनिया की पुरानी दवाई मानी जाती है, 200 साल पुरानी, वो सबसे डेंजरस भी मानी जाती है, राइट। तो करना क्या होगा, किसी को बुखार आ ही गया तो वो मैं बताऊंगा आपको हम क्या करते हैं अपने हॉस्पिटल में, वो हमको सिखाएंगे, आपको कर भी रहे होंगे कुछ लोगों के ऊपर। तो हमें क्या करना है, अब गार्बेज आउट, बॉडी से बाहर फेंकना है, गार्बेज बॉडी से बाहर फेंक देना है, तो जाके बात बनेगी। शुगर को उठा के बाहर फेंक दो, राइट। उसके लिए हम क्या करते हैं, आप में से कुछ लोग कर भी रहे होंगे, हॉट वाटर इमर्शन कर रहे हैं ना यहाँ पे। जब आप गर्म पानी में बैठेंगे कुछ देर तक, तो आपका जो स्किन है ये बन जाता है थर्ड किडनी, मेडिकली बोलते हैं तीसरा किडनी का रोल प्ले करता है। याद रखिए कि पेशाब को अगर क्लिनिकल टेस्ट में देंगे तो उसके अंदर क्रिएटिनिन मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, सोडियम मिलेगा, शुगर मिलेगा। पसीने को भी अगर आप टेस्ट में लैब में डालेंगे तो उसमें भी वही मिलेगा। आपके पसीने का जो केमिस्ट्री है और आपके पेशाब का केमिस्ट्री सिमिलर है, राइट।
जो बॉडी पेशाब के रास्ते बाहर भेज नहीं पाता है, जब आप हॉट वाटर इमर्शन में बैठते हैं और पानी का प्रेशर होता है तो वो चीज़ स्किन के रास्ते निकल जाती है। तो हमें गार्बेज आउट करना है, वो भी नेचुरली, काट के नहीं, सर्जरी करके नहीं। किसी के बॉडी में ट्यूमर है, दर्द होता है, जब उनको हॉट वाटर इमर्शन में बिठाते हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, तो ट्यूमर का साइज कम होने लगता है, ट्यूमर का जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाती है। हमें कैसे पता चलता है? दर्द कम होने लगा, राइट, दर्द कम होने लगा, हीमोग्लोबिन बढ़ने लगा, एनर्जी बढ़ने लगी, इसका मतलब सब ठीक हो रहा है। तो गार्बेज को बाहर करना है। गार्बेज को बाहर करने के पीछे का जो साइंस है वो आप फिजिक्स ऑफ हॉट वाटर इमर्शन, ये रिसर्च पेपर आपकी आंखों के सामने है। आपके बॉडी का एक हिस्सा पानी से बाहर है, जो हिस्सा बॉडी से पानी से बाहर है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, जैसा भी पड़ रहा है। लेकिन जो हिस्सा पानी के अंदर है उसमें दो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ द वाटर। ये जो प्रेशर डिफरेंस है प्लस, तो जो चीज बॉडी से बाहर निकल नहीं पा रही वो स्किन के रास्ते निकलती है। मान लो कोई पेशेंट है, शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो स्किन के रास्ते बाहर निकाल सकते हैं इस मेथड से, राइट। तो ये इसका डिटेल बुक में है, जो बुक आपको दिया है। ये जब आप बैठे ना, लगता है ना आराम से बैठे हैं। जो लोग बैठे होंगे यहाँ पे उन्होंने एहसास किया होगा कि थोड़ी देर में थकावट होने लगती है। क्यों? क्योंकि आप बैठे हैं लेकिन आपका कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी बड़ी तेज हो जाती है, मानो ऐसे कि आप जॉगिंग कर रहे हैं। इसी से आप ठीक होने लगते हैं, इसी से बॉडी के अंदर से बाहर चीजें निकलने लगती हैं जो बॉडी के अंदर नहीं होनी चाहिए, राइट। तो दिस इज तो गार्बेज आउट। हमारे बॉडी में गंदगी है तो उसको रीलोकेट नहीं करना, उसको बॉडी से बाहर फेंकना है, वो भी नेचुरल तरीके से। तो जब ऐसे पानी में बैठते हैं, आप में से कितने लोगों को ऐसा करना है, कब तक करना है, जिनको करना है वो मैं कल बताऊंगा आज तक के आंकड़े देख के। जब आप पानी में बैठते हैं तो कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं, जिसकी बॉडी में प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड। इसके बढ़ने से ब्लड वेसल के अंदर जो गंदगी है, ब्लॉकेज है, वो साफ होने लगता है, राइट। नाइट्रिक ऑक्साइड का यही काम है, और वो साफ हो तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप में से किसी ने किया कि नहीं मुझे पता नहीं। पानी में बिठाने से पहले ब्लड प्रेशर चेक कर लो और 1 घंटा पानी में बैठो, फिर दोबारा ब्लड प्रेशर चेक करो। आपका ब्लड प्रेशर 20 यूनिट कम दिखेगा, कम से कम। पानी से में बैठने से पहले अपना वेट चेक करो, और पानी से 1 घंटे बाद निकलने के बाद अपना वेट कम दोबारा चेक करो। 200 ग्राम 300 ग्राम वेट कम हो जाता है। वो 200 ग्राम क्या था? वो 200 ग्राम था जो बॉडी में जमा हुआ था टॉक्सिक, वही बाहर निकालना है। फिर आप लाइट फील करते हैं, सूजन चली जाती है, बीपी कम हो गया, अच्छा लगता है, राइट। तो सिंपल तरीका है जो कोई भी घर पे कर सकता है, और इसको डिटेल में जिनको जानना है तो वो ये मेरी किताब है एंड ऑफ ट्रांसप्लांट, ये भी bishrup.com/ebook से आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल है जिनको डिटेल में जानना है। अदरवाइज तो जितना काफ़ी है, जितना मैंने बताया, जितना और बताऊंगा दैट इज एनफ।